तो लगातार हमारी नजर पुलवामा दहशतगर्दाना हमले पर बनी हुई है। आपको बता दें कि अब इस दहशतगर्दाना हमले में शहीद जवानों की तादाद 42 हो गई है। कल इस हमले के बाद लगातार मुल्क में गमो गुस्से की लहर है। मुल्क की तकरीबन हर रियासत में आज इस दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, क्योंकि आज जुमे का दिन है। ऐसे में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मुख्तलिफ शहरों में मुल्क की हिफाजत को लेकर मुल्क में इस तरह के दहशतगर्दाना हमले न हो या जो जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादतों को लेकर आज मस्जिदों में दुआएं की गई हैं। मुल्क में अमन अमान बरकरार रहे, इसके अलावा भी दुआएं की गई हैं। इस हमले से जुड़ी हुई पल पल की खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चलें कि अब से कुछ देर पहले ही मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह कश्मीर पहुंचे हैं। हुमहामा में उन्होंने शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया है और अब शहीद जवानों की लाशें उनके आबाई गांव भेजी जाएंगी। लेकिन मुल्क पर एक इतना बड़ा बोझ, 42 जवान शहीद हुए हैं। सवाल बार बार यही उठ रहा है कि इन जवानों की शहादत का बदला आखिर क्या होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इन जवानों की शहादत रायगा नहीं जाएगी, जवानों की शहादत का बदला लिया जाएगा। लेकिन आखिर कब बदला कब लिया जाएगा? तो दूसरी तरफ दूसरी जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने कहा है कि सरकार को सख्त से सख्त कदम इस हमले के बाद उठाना चाहिए और सरकार के हर कदम के साथ तमाम मुल्क की पार्टियां एक साथ खड़ी हैं। ऐसे में मुल्क के अगर मुख्तलिफ रियासतों के मिजाज की आज हम बात कर लें तो मुल्क के हर रियासत से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त गम और नाराजगी और गुस्से की खबरें आई हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज हर रियासत में एहतजाज किया जा रहा है। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ये वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। जब वजीर दाखिला राजनाथ सिंह कश्मीर के हुमहामा पहुंचे थे, सीआरपीएफ सेंटर पर वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया था। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, 42 जवानों के ये लाशें सीआरपीएफ सेंटर पर रखी गई थी, जहां पर खुद मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने पहुंचकर इन जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, सख्त से सख्त कदम अब दहशतगर्दी को नेस्तो नाबूद करने के लिए उठाया जाएगा। आपको बताते चलें कि मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक से भी बातचीत करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनके तमाम आला ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। रियासत की सिक्योरिटी का असर नौ जायजा लिया जाएगा। पुलवामा जैसे हमले दोबारा ना हो, इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। और आपको बताते चलें कि जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के हुमहामा सीआरपीएफ सेंटर की हैं, जहां पर शहीद जवानों की लाशें रखी हुई थी और अब इन लाशों को ताबूत में रखकर खिराज अकीदत पेश करने के बाद इन्हें शहीद जवानों के आबाई मकाम पर भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि एक गम की लहर पूरे मुल्क में दौड़ गई है। शहीद जवानों के गम में आज पूरा मुल्क एक साथ खड़ा है। सरकार के साथ अपोजिशन पार्टियों ने भी कहा है कि सरकार इस हमले के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए। तमाम पार्टियां सरकार के साथ खड़ी हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि इस बड़े और घिनौने हमले का आखिर जवाब कैसे दिया जाए। क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक या फिर सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा कदम उठाने का वक्त आ गया है? लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब हुमहामा के सीआरपीएफ सेंटर पर वजीर दाखिला राजनाथ सिंह, जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक, सिक्योरिटी फोर्सेस के आला ओहदेदारान मौजूद थे और सबने शहीद जवानों को नम आंखों से खिराज अकीदत पेश किया। और अब यह खबर मिल रही है कि इन जवानों की लाशें इनके आबाई मकाम, इनके आबाई घरों को रवाना की जाएंगी, जहां पर इनके आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। तकरीबन मुल्क की हर रियासत का जवान इन शहीद होने वालों में शामिल है और इन शहीदों को न्यूज़ 18 उर्दू भी सलाम पेश करता है। लगातार जिन जवानों ने
शहादत दी है, जिन जवानों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है, अपनी जानें निछावर की हैं, उनकी तस्वीर लगातार हम स्क्रॉल कर रहे हैं। बिहार झारखंड के शहीद भी इन जवानों में शामिल हैं। इसके अलावा मगरबी बंगाल के जवान भी इन शहीदों में शामिल हैं। इसके अलावा राजस्थान के जवान भी हैं जो इन शहीदों की फहरिस्त में शामिल हैं। इसके अलावा मुल्क की आज तमाम रियासतों में एहतजाज किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है और यही आवाज बुलंद हो रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने का वक्त आ गया है। तो ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हुमहामा की तस्वीरें हैं, जहां पर सीआरपीएफ कैंप में कल शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों की लाशों को रखा गया था। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह, जो कि जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं, सबसे पहले हुमहामा के सेंटर पर पहुंचे और उन्होंने शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। मुल्क का एक बहुत बड़ा नुकसान, कल का पुलवामा हमला सिर्फ सीआरपीएफ जवानों पर हमला नहीं था, बल्कि यह हिंदुस्तान पर हमला था और इस हमले का बदला लेना चाहिए। पूरे मुल्क से यही आवाजें बुलंद हो रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि इससे पहले भी पठानकोट और उड़ी जैसे बड़े दहशतगर्दाना हमले हम देख चुके हैं। आखिर इन हमलों पर रोक क्यों नहीं लगती है? लगातार इस तरह के हमले क्यों होते हैं? चूक कहां पर हो जाती है? कमी कहां पर रह जाती है? अब इस पर अज़-सर-ए-नौ गौर खौज करने की जरूरत है। यही वजह है कि कल पुलवामा हमले के बाद लगातार जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक बैठकों और मीटिंग का सिलसिला जारी है और गौर खौज किया जा रहा है कि किस तरह से इन हमलों पर काबू पाया जाए और अब क्या कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है, जिसके बाद मुल्क इस तरह के हमले ना देखे। और एक तस्वीर आप देखिए, मुल्क में कितनी नाराजगी लोगों में है, कितना गमो गुस्सा है। और यूथ कांग्रेस की तरफ से यह रैली निकाली गई है पुलवामा हमले के खिलाफ, जिसमें बड़ी तादाद में यूथ कांग्रेस के कारकुनान ने शिरकत की और इन कारकुनान का सिर्फ यही कहना था हुई है। ये पूरी तरह से साफ है कि पाकिस्तान समर्थित जैसे मोहम्मद का इसमें हाथ है, उसने स्वीकार किया है। सरकार को एक्शन लेना चाहिए, पाकिस्तानी उच्चायोग को बंद करना चाहिए, हम लोगों की मांग है। और भारत सरकार को तत्काल इस पर एक्शन लेना चाहिए। जो शहीदों के साथ हुआ है, बर्दाश्त की सारी सीमाएं पाकिस्तान ने लागी है, उस पर हमले होने चाहिए और बदला लेना चाहिए। इन लोग को मैं कहना चाहता हूँ, 8 तारीख इंटेलिजेंसी ने रिपोर्ट दिया, 8 तारीख इंटेलिजेंसी ने रिपोर्ट दिया, फिर भी सरकार ने इसके पीछे अभी तक कोई उनका ऊपर चर्चा करके उसको आने वाला जो डिसीजन लेने का था, डिसीजन लेने में फेल्यूर हो चुका है। इसमें नेरा ये सरकार को आने वाले दिन में इतने बड़े लेवल पे जो अटैक हुआ है, उसके बारे में आज तक इन लोग का कुछ भी कहने का नहीं है। इसको हमने विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हम लोग सब लोग ने जो आज नारा लेके ये दोबारा ऐसा ना हो जाए, इनके खिलाफ लड़ने का काम कर रहे हैं। तो लोगों में एक नाराजगी है और लोग सिर्फ बात कर रहे हैं बदले की, कि पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का कदम उठाया जाए, इतना सख्त कदम उठाया जाए कि दोबारा से पाकिस्तान इस तरह का घिनौना और इस तरह की हरकत करना भूल जाए। इतना सख्त कदम पाकिस्तान के खिलाफ होना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने का वक्त आ गया है। युवा कांग्रेस कारकुनान हैं जो इस हमले के बाद सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार से यही मांग की जा रही है कि सख्त से सख्त कदम उठाया जाए और जवानों की अब कुर्बानियां नहीं दी जाएंगी और जवान अब शहीद ना हो, इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाने का वक्त आ गया है। तो लगातार मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में जो एक नाराजगी है, वो नाराजगी अब धीरे धीरे सड़कों पर उतर रही है। लोग लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो लगातार यह एहतजाज हो रहा है। आपको बता दें कि जम्मू में पुरतशद्दुद वाकयात के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इसके अलावा मुल्क की दूसरी
जो रियासतें हैं वहां पर भी इस तरह के एहतजाज लगातार देखे जा रहे हैं, लगातार इस तरह के एहतजाज हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि लोगों की जो मांग है कि जवानों की शहादत रायगा ना जाए, इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि सरकार आखिर क्या सख्त कदम उठाएगी। जिस सख्त कदम की सरकार बात कर रही है, क्या अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इसके लिए सरकार सख्त कदम उठाएगी, यह देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि इससे पहले भी मुल्क पर कई इस तरह की वार जो है वो मुल्क सह चुका है, बर्दाश्त कर चुका है। आगे से फिर मुल्क को पठानकोट, उड़ी और पुलवामा न देखने को मिले, इसलिए अब सख्त कदम उठाने का वक्त आ गया है। तो लगातार मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में शहीद जवानों को लेकर एक जो गम है, जो गुस्सा है, इस हमले के बाद अब सड़कों पर निकल कर आया है और लोग लगातार और इस वक्त सीधे चलिए हम कश्मीर का रुख करेंगे। श्रीनगर से हमारे कश्मीर एडिटर मनोज कौल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, कल पुलवामा हमला हुआ, उसके दूसरे ही दिन आज जुमे का दिन था और जुमे का दिन कश्मीर में बहुत हसास, बहुत सेंसिटिव माना जाता है। आज का दिन कैसा गुजरा? देखिए अबू हुरैरा, यहाँ कश्मीर की अगर बात करेंगे तो जब ये पुलवामा अटैक हुआ, कल जब अटैक हुआ था, तो उसके बाद आज जो दिन भर की जो यहाँ कवायद रही वो ये थी कि जो स्पॉट है जहाँ पर ये हमला हुआ था वहाँ पर FSL के लोग आए, उन्होंने नमूने इकट्ठे किए। उसके बाद NIA की टीम वहाँ पहुँची, उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी है। साथ ही वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह जो हैं वो भी यहाँ आए और कुछ देर पहले उन्होंने जो CRPF के एहलकार शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसके अभी जो हमारे पास इनपुट है, राजनाथ सिंह एक मीटिंग ले रहे हैं, हाई सिक्योरिटी मीटिंग, जिसमें ये देखा जाए कि किस तरह के आगे इकदाम उठाने चाहिए। क्योंकि कल से हम जो बात कर रहे हैं, जिस तरह से ये हमला हुआ है, चाहे कश्मीर हो, जम्मू हो या फिर दिल्ली हो, मीटिंगों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज सुबह वज़ीर आज़म ने भी जो मीटिंग ली थी उसमें उन्होंने जो फीडबैक लिया है मुख्तलिफ जो उसमें अफसरान थे, उसमें फ़ौज के तीनों जो शाखें उनके सरबराहान से भी उन्होंने सलाह मशवरा किया। और उसके बाद राजनाथ सिंह फ़िलहाल यहाँ पर मीटिंग ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा। तो उसमें ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी यहाँ ऑफिसर्स हैं, ऑन ग्राउंड जो लोग थे, जो NIA के लोगों ने वहाँ स्पॉट पे देखा, जो FSL के लोगों ने स्पॉट पे देखा, वो सब जो इनपुट्स हैं वहाँ से वो फीडबैक ले लेंगे। और उसके बाद एक ज़रूर एक ऐसी स्ट्रैटजी बनाई जाएगी, एक ऐसा लाहे-अमल मुरतब करने की कोशिश की जाएगी ताकि इस तरह के जो हमले हैं दोबारा ना हों। जहाँ तक सूरत हाल की बात है, कश्मीर वैली में आज हालात जो हैं पुरअमन रहे। हालांकि वो जो इलाका था जहाँ पर यह हमला हुआ था वहाँ आज भी काफ़ी जो हम कहें कि काफ़ी तनाव था, क्योंकि चारों तरफ सिक्योरिटी का घेरा था। और वहाँ जैसे मैंने कहा कि अफसरान अब वहाँ पर लगातार आ रहे थे, चाहे वो NIA के लोग हों या फिर FSL के लोग हों। तो कुल मिलाकर मजमूई तौर पर अगर वादी कश्मीर की बात करेंगे तो उस इलाके को छोड़कर आज कश्मीर में हालात जो है मामूल के मुताबिक ही रहे। बिल्कुल मनोज, कश्मीर के हालात पर और बात करेंगे, सीधे से जम्मू का रुख करेंगे। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर समीर बट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, जम्मू के हालात कैसे हैं? और अब से कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी, गुज्जर नगर में कुछ हालात कशीदा थे, टेंस थे, इस वक्त वहां के हालात कैसे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं हुरैरा के जो हालात हैं बहुत ही कशीदा हैं और कई जगहों से तशद्दुद की खबरें हैं। सबसे पहले गुज्जर नगर में तशद्दुद हुआ, वहाँ पे बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं, उनको नजर आतिश किया गया प्रोटेस्टरों की तरफ से। और फिर वहाँ पे ग्रुप क्लैशेस भी हुए और फिर पुलिस ने वहाँ लाठीचार्ज और टीयर गैस भी शेल दागे। और उसके बाद वहाँ आर्मी को डिप्लॉय किया गया और उधर आर्मी का फ्लैग मार्च भी हुआ है गुज्जर नगर में। और अभी गुज्जर नगर की हालात अगर हम हालात की बात करें तो वहाँ पे तो हालात अभी कंट्रोल में है। लेकिन अभी जो हमें रिपोर्ट्स आई हैं वो है TRC और शहीदी चौक जो जम्मू का है, वहाँ पे कुछ जो गाड़ियां हैं उनको नजर आतिश किया है प्रोटेस्टरों ने। वहाँ पे जो हालात हैं बहुत कशीदा है, वहाँ पे अभी झड़पों का सिलसिला जारी है। इसी तरह से जानीपुर में तनाव है और यहाँ गुम्मट एरिया जहाँ गुम्मट पड़ता है जो रघुनाथ टेम्पल के आगे है, वहाँ पे भी
कुछ गाड़ियों को नजर आतश किया गया है। और कुल मिला के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि उन्होंने अब आर्मी को कहा है कि वो हर जगह जहां जहां ये तशद्दुद हुए हैं या जहां जहां पे तनाव है वहां पे उसको डिप्लॉय करने की बात वो कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि जो आर्मी है जो लोग इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं, ये लोग कौन है? क्या किसी पार्टी से इनका कोई लेना देना है? ये लोग कौन है आखिर जो इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं? देखिए जो फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं आपको पता ही है, हम बार बार इसको देखते भी हैं और रिपोर्ट भी करते हैं और हमने देखा ऑब्जर्व भी किया है कि जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो इस चीज़ का जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं एंटी नेशनल एलिमेंट जो अमन को रखना डालने की कोशिश करते हैं, वो हर इस ताक में रहते हैं कि किसी तरह से जो हालात को खराब किया जाए। और मनोज एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि ग्राउंड जीरो पर एनआईए की टीम पहुंची हुई है। मनोज, एनआईए की टीम किन किन जावियों पर, किन किन एंगल पर एक तरह से जांच पड़ताल करेगी कल के हमले को लेकर? क्योंकि कल का हमला अपने आप में बहुत अलग और बहुत मुनफरिद नजर आता है। बड़ा मंसूबाबंद कल का हमला था मनोज। जी बिल्कुल अबू हुरैरा, कल का जो हमला है इस तरह का हमला यहाँ देखने को नहीं मिला है। इतना बड़ा हमला आज पहली बार हुआ है। हालांकि 30 साल से जिस तरह की शोरिश रियासत जम्मू कश्मीर में है, खासतौर कश्मीर वादी में है, इस तरह का बड़ा हमला आज तक हमने देखा नहीं है। यही वजह है कि जैसे मैंने कहा कि कश्मीर से लेकर दिल्ली तक जितने भी लोग हैं, चाहे जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के हों, सरकार के हों, एडमिनिस्ट्रेशन के हों, वो उन सब के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है। और जहाँ तक एनआईए का ताल्लुक है हुरैरा, जो आपने सवाल पूछा, वो हर उसके 2-3 जाविये हैं जिस पर एनआईए पूछताछ कर रही है। सबसे पहला ये कि ये गाड़ी जिसमें ये बारूद रखा हुआ था, जो कहा जाता है कि उसको एक जो सुसाइड बॉम्बर था उसने धमाके से उड़ा दिया, ये गाड़ी आई कहाँ से थी, गाड़ी का मालिक कौन था, और ये जो एक्सप्लोसिव है किस तरह का एक्सप्लोसिव इसमें यूज़ किया गया है। क्योंकि बहुत सारी बातें कल से यही उभर के सामने आ रही हैं कि ये धमाका जिस जगह पे हुआ है वो काफ़ी वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका जमावड़ा रहता है। सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार वहाँ तैनात रहते हैं। नेशनल हाईवे पे धमाका हुआ है। आखिर ये जो गाड़ी है ये अगर वहाँ तक पहुँची है तो पहुँची कहाँ से है? हालांकि हमें ज़राए से मालूम पड़ा है कि एक लिंक रोड जो है, जो ललहार जगह है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, शायद ये गाड़ी वहाँ से आई है। अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि वाकई वो वहाँ से आई थी या नहीं, लेकिन ज़राए से हमें ये पता चला है कि ये उस इलाके से आई है। तो जाहिर है एनआईए ये जो मामलात हैं, ये जो जाविये हैं, उनको तलाशेगी, उन पर गौर फिक्र करेगी और देखेगी कि आखिर ये प्लान अगर बना था, कहाँ पे प्लान बना, कौन इसका मास्टरमाइंड था, और उसके बाद जो एग्जीक्यूशन हुआ इस प्लान का, और सिक्योरिटी फोर्सेस को या इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसकी भनक तक नहीं लगी, इसके बारे में पता नहीं चला। तो ये तमाम जावियों पर एनआईए फिलहाल गौर करेगी। जी बिल्कुल समीर, जम्मू के हालात और ज्यादा खराब ना हो इसके लिए इंतजामिया ने किस तरह के कदम उठाए? क्योंकि अब से कुछ देर बाद ही शाम हो जाएगी और फिर रात, ऐसे में हालात मजीद ना बिगड़े, किस तरह के कदम उठाए हैं इंतजामिया ने? देखिए हालात क्योंकि बहुत ख़राब हो गए हैं कई जगहों पे, जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं जहाँ पे पहले से भी उनको लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अचानक आज गुजरनगर में जब हालात ख़राब हो गए और बहुत सारी जो वहाँ पे लोग इंजर्ड भी हो गए और कुछ जो व्हीकल्स हैं उनको नजर आतिश किया गया, तो उसके बाद डिविजनल कमिश्नर जो है और जो ज़िला इंतज़ामिया है वो हरकत में आ गई, पुलिस हरकत में आ गई और आर्मी को फिलफोर वहाँ बुलाया गया है। और अभी आर्मी का फ्लैग मार्च होने वाला है पूरे जम्मू में, पहले गुजरनगर में हो रहा था। कुल मिला के अगर हम देखें तो हर जगह जहाँ जहाँ इनको लग रहा है कि हसास एरियाज़ हैं, इलाके हैं, वहाँ आर्मी की डिप्लॉयमेंट की जा रही है। आर्मी को पूरा वहाँ पे डिप्लॉय किया जा रहा है। उसी के साथ जो नीम फौजी दस्ते हैं वो भी उनको डिप्लॉय किया जा रहा है। और मेरी जो डिविजनल कमिश्नर से बात हुई, उनका ये कहना है कि वो किसी भी जो एलिमेंट है जो इस अमन को रखना, यहाँ पे जम्मू में अमन को रखना डालने की कोशिश करेंगे, उनके साथ सख्ती से जो है डील किया जाएगा। क्योंकि जो उनका ये भी कहना है कि उन्होंने प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी है पीसफुली। अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, अपने जज्बात
का इजहार करता है पीसफुली तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो उस चीज़ को क्रिमिनल रंग देंगे और फिर क्रिमिनल क्लैशेस पर उतर आएंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को उन्होंने गिरफ्तार भी किया हुआ है और जो भी जहाँ जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन प्रॉब्लम होगी तो पूरा जो यहाँ पे जिला इंतजामिया पुलिस का इंतजामिया है पूरा लगा हुआ है। और जो खासकर जो विजिल है, जो चौकसी आपने सही कहा शाम होने को आने हैं और जो चौकसी है उसको मज़ीद सख्त किया जा रहा है, खासकर शाम के एरियाज़ में जहाँ जहाँ सेंसिटिव एरियाज इलाके हैं वहाँ पे और ज़्यादा लोगों को जो है उनको सिक्योरिटी और सेफ्टी इंश्योर करने के लिए जो भी कदम सरकार की तरफ से हो वो उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो यहाँ पे चैम्बर के जो प्रेसिडेंट बिल्कुल समीर, क्योंकि आज जुमा था और मस्जिदों में जुमे की नमाज होती है, बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं एक जगह पर, ऐसे में हालात को काबू में कर पाना क्या इंतजामिया के लिए थोड़ा मुश्किल था? देखिए जाहिर सी बात है आज जुम्मा का दिन था, लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि कई मसाजिद में यहाँ पे जो है जो लोग थे वहाँ पे जो रिलीजियस टीचिंग देते हैं उन्होंने लोगों से अमन और भाईचारा बहाल रखने की अपील की, मेंटेन रखने की अपील की। उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग हैं, एलिमेंट्स हैं जो इस अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपील की लोगों से कि वो अमन रखें, भाईचारा रखें। और क्योंकि जम्मू में हमेशा हमने देखा जब भी यहाँ पे हालात ख़राब हुए तब भी अगर हम अमरनाथ यात्रा की अमरनाथ रो की बात करें तब भी यहाँ पे अमन रहा, भाईचारा रहा। और यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ हर एक फ़िरके के लोग यहाँ अमन से रहते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने पहल की। और सबसे बड़ी बात है जो चैम्बर के लोग हैं यहाँ पे, बार एसोसिएशन है, बाकी लोग, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने भी अपील की है लोगों से कि वो भाईचारा रखें, अमन रखें और कम्युनल जो एलिमेंट्स हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, उनको उनकी जो कोशिशें हैं बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुल्क पर एक मुश्किल घड़ी है और ऐसे में माहौल को पुरअमन बनाए रखने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू भी लगातार यही अपील आवाम से कर रहा है। गम और गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन माहौल को पुरअमन बनाए रखने की जरूरत है इस वक्त। मनोज, एक सवाल पुलवामा हमले के बाद जरूर उठ रहा है कि पठानकोट हमने देखा, उड़ी जैसा हमला हमने देखा, क्या वाकई में, क्योंकि कल का जो हमला हुआ है वो 2001 का असेंबली की इमारत पर जो हमला हुआ था उससे बहुत मेल खाता है, लेकिन पुलवामा हमले से यह जाहिर होता है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों ने पिछले जो पास्ट में जो हमले हुए हैं उनसे एक तरह से सबक नहीं लिया है। देखिए हुरैरा, हम कल से ये बात कर रहे हैं और मैं इस बात को दोहराऊंगा कि पुलवामा का जो हमला हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा अगर फेल्यूर देखा जाए तो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का फेल्यूर है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ये प्लान का पता नहीं चला। ये प्लान जब बना, जिस तरह से ये हमला किया गया है तो उससे ये लग रहा है कि रेकी की गई होगी, बाज़ाब्ता वहाँ उस एरिया को देखा गया होगा, इस बात का अंदाज़ा लगाया होगा कि कब यहाँ से कॉन्वॉय गुजरता है और हमला अगर करना है तो किस तरह से करना है। तो इंटेलिजेंस फेल्यूर ज़रूर कहा जा सकता है। और दूसरी बात, जहाँ तक सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं जो डिप्लॉयमेंट होती है, तो डिप्लॉयमेंट के लिए इस तरह का हमला रोकना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी इस तरह का हमला होता है, कार बॉम्ब जो इस्तेमाल किया गया है, इसमें जो कार बॉम्ब की वजह से ये जो हमला किया गया है, तो उसको रोकना बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि जो एक सरप्राइज़ का एलिमेंट है वो इसमें शामिल रहता है। और जब भी ये गाड़ी वहाँ तक पहुंची है, वो उस वक्त क्या वो जो सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट वहाँ पे था, जो आरोपी वहाँ पे थी, उसके लिए ये सुनिश्चित करना कि इस गाड़ी में बारूद है या नहीं है, वो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम कल से ही कह रहे हैं और ये माना भी जा रहा है कि इंटेलिजेंस फेल्यूर ज़रूर था। अगर प्लान बन गया, ये भनक बिल्कुल इंटेलिजेंस एजेंसी तक नहीं पहुँची, उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। इंटेलिजेंस ग्रिड जो कश्मीर वैली में है, ख़ास तौर पे जो साउथ कश्मीर का इलाका है जहां मिलिटेंट्स की सरगर्मियां बहुत ज्यादा हैं। लेकिन मनोज, कल के हमले ने, पुलवामा हमले ने एक तरह से जिस तरह से आपने कहा कि इंटेलिजेंस की पोल खोल दी है, सिक्योरिटी फोर्सेस की पोल खोल दी है, कल के हमले ने सरकार के दावों की भी पोल खोल दी। और कल के हमले के बाद मनोज, अब यह जरूर लग रहा है कि दहशतगर्दों और मिलिटेंटों की जड़ें अब भी वैली में बहुत मजबूत हैं। देखिए हुरैरा, जिस तरह से दावे किए जाते हैं, दावों पे ज़्यादा यकीन करना कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करेंगे तो ऐसा लग रहा था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका एक अपर हैंड है, वो डोमिनेंट हैं। और एनकाउंटर्स वगैरह जितने भी हमने देखे, जिसमें कई कमांडर भी मारे गए मिलिटेंटों के, और उसके साथ साथ
जो बाकी मिलिटेंट्स हैं, ऐसा लग रहा था कि दबाव सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से है। लेकिन जिस तरह के हालात हैं हुरैरा, हमने ये देखा है कि जब भी मिलिटेंट्स पे ज़्यादा दबाव बढ़ता है तो कुछ ऐसी वारदात वो अंजाम देते हैं जिससे वो अपनी प्रेजेंस जो है वो दिखाना चाहते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। जिस तरह से साउथ कश्मीर में और नॉर्थ कश्मीर में जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार मिलिटेंटों पर दबाव बनाए हुए थे, तो ऐसा लग रहा है कि वो दबाव को कम करने के लिए एक ये प्लान बनाया गया है। ये प्लान किस तरह से बना है और किसने एग्जीक्यूट किया, हालांकि इसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी हम तक नहीं पहुंची है। सिक्योरिटी फोर्सेस या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को शायद इस बात का इल्म होगा आने वाले वक्त में कि ये प्लान कैसे बना है और किस तरह से इसको अंजाम दिया गया। लेकिन मोटी बात यह है कि पहले जिस तरह से हालात थे, ऐसा लग रहा था कि शायद सिक्योरिटी फोर्सेस का अपर हैंड है और इसीलिए शायद सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन भी ये दावा करती थी कि हालात में बदस्तूर बेहतरी आ रही है, मिलिटेंट की तादाद बिल्कुल। समीर, इस हमले के बाद अगर देखें तो फौरन महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और जो दूसरी पार्टियां हैं उनके रिएक्शन आना शुरू हो जाते हैं। इस हमले के बाद क्या आपको यह महसूस हुआ जम्मू में खास तौर से कि कहीं ना कहीं इस हमले पर भी सियासत हो रही है? मुल्क के सर पर एक तरह से एक बड़ा खतरा और एक बड़ी दुख की घड़ी, लेकिन उस वक्त भी हमारी सियासी पार्टियां सियासत कर रही हैं। देखिए हुरैरा, वो तो सियासतदान है, वो सियासत ही करते हैं। बदकिस्मती है, आपने सही कहा। जो जी मनोज, मैं आ रहा हूं। मनोज, मैं इसी सवाल पर आपके पास आ रहा हूं। मेरा समीर से सवाल था। जी समीर। देखिए, सबसे ये हमारी बदकिस्मती है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की बदकिस्मती है कि हम हमेशा, जो हमारी सियासी पार्टियां हैं, हमेशा हर चीज़ पे सियासत करती हैं। और हमने देखा कि जब भी कुछ बड़ा सानिया होता है, लेकिन इस सानिये में अगर हम कल जो बड़ा एक हमला हुआ है, आपने अगर ट्विटर देखा होगा, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा किस तरह से बीजेपी के जो बड़े कदावर नेता हैं उनका और जो हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे हैं उमर अब्दुल्ला, उनके भी ज़बरदस्त ट्विटर पर एक जंग छिड़ी हुई है। तो सियासी जंग ही है। यहाँ एक तरफ से बहुत बड़ा हमला हुआ है, हमारे शहीद जो लोग हैं उनके घर वाले मातम मना रहे हैं और पूरा देश मातम मना रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से जो सियासी लोग हैं वो इस पे भी रोटियां सेक रहे हैं। हालांकि अच्छी बात ये हुई कि कल जब जैसे ही हमला हुआ तो चाहे महबूबा मुफ्ती है, उमर अब्दुल्ला है, उन दोनों ने कंडेमनेशन की, ट्विटर पर उन्हें कंडेम किया। लेकिन बीजेपी के कई लोगों ने उन पर ये आरोप लगाया, इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने ज़्यादा कंडेमनेशन नहीं दिखाई है। तो उसके बाद जो हमले और जवाबी हमलों का सिलसिला अभी तक भी जारी है। जाहिर सी बात है इस चीज़ से आगे आना चाहिए। लेकिन यहाँ हम बात करें, अगर हम 2008 में जब मुंबई का अटैक हुआ था, उसके बाद लगातार जब उससे पहले पार्लियामेंट का अटैक हुआ, उसके बाद पठानकोट है, वो उड़ी अटैक हो, जब भी अटैक्स हुए हैं तो जो भी रूलिंग पार्टी है उसको टारगेट हुआ है, वो टारगेट हुए हैं अपोजिशन पार्टीज की तरफ से। तो जाहिर तौर पर फिलहाल अगर हम कल से आज तक की बात करें तो ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मेन नेशनल पार्टीज, वो फिलहाल इस पर ज़्यादा नहीं बोल रही है। लेकिन पूरा हमें पता है कि आगे के कुछ दिनों के बाद वो लगातार इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि जज्बात हैं, पूरा इस वक्त जो है वो अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इतना मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे हैं। और लगातार हमने कल भी देखा और आज भी देखा कि यहाँ पे जो है इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का जो दौर है वो बिल्कुल जारी है। लेकिन लोग तंग आ चुके हैं। लोग ये कहते हैं कि सियासत आप कर सकते हो, सियासत के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत सारे मौके हैं और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन इस वक्त बिल्कुल मनोज, कल इस हमले के बाद महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आता है और महबूबा मुफ्ती सीधे सीधे सवाल खड़ी करते हैं सरकार के सर्जिकल स्ट्राइक पर। लेकिन उसके बाद उमर अब्दुल्ला का भी ट्वीट आता है और उमर अब्दुल्ला कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं इस हमले की और कहते हैं कि सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। देखिए हुरैरा, मैं आपको यही बात कह रहा था कि जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है तो सियासतदान जो हैं तो उनका काम ही है सियासत करना, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हूँ, उमर अब्दुल्ला हूँ या बीजेपी के रविंदर रैना हूँ। सब जो लोग जो हैं इस तरह के मामलात पर, इस तरह के वाक़यात पर हमेशा सियासत करते आए हैं। हालांकि उसमें फ़र्क है, कोई उसको कंडेम करके कोई और चीज़ बताता है, जबकि दूसरा उससे थोड़ी सी अलग जो है उसका बयान अलग होता है। जैसे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कंडेमनेशन किया या ऐसा होना नहीं चाहिए और सबको
मिलके इस पर जो है ये इसके खिलाफ जिस तरह का जो तशद्दुद हुआ है, जिस तरह का ये अटैक हुआ है, उसके खिलाफ एकजुट होकर सामने आना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़या दोबारा ना हो। वहीं दूसरी तरफ अगर बाकी जो सियासी पार्टियों के बयान देखेंगे, अगर पीडीपी के बयान देखेंगे तो वो जहाँ वो कंडेम करते हैं वहीं वो ये कहते हैं कि मसले को हल करना पड़ेगा। यानी वो इस चीज़ पर भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं सियासत के साथ जोड़ना चाहते हैं और ये आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। पहले भी हमने देखा है जब भी एक पार्टी इक़्तिदार में होती है तो अपोजिशन में जो पार्टी होती है वो कहीं ना कहीं कोशिश करती है कि अगर कोई किसी तरह का हमला हुआ, कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो गया तो वो सरकार को घेरने की कोशिश करती है ताकि वो जो है अपना जो सियासी जो उसका फ़ायदा है उसको उठाने की कोशिश करे। हालांकि अभी कोई चुनिंदा सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं है, इसलिए सभी जो सियासी पार्टियाँ हैं उन्हें लगता है कि वो आज़ाद हैं इस पर सियासी तबसरा करने के लिए। लेकिन जहाँ तक आज हमने जो इस हमले में देखा है, अभी तक जैसे कि समीर बता रहे थे, अभी तक इतनी ज़्यादा सियासत नहीं हो पाई है और ज़्यादा उतने बयानात नहीं आए हैं। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि जिस तरह के हालात आज जम्मू में देखे गए, जितनी भी यहाँ मेन स्ट्रीम जो जमातें हैं उनका ये कहना है, वो लगातार अपीलें कर रहे हैं कि जो आपसी भाईचारा है उसको बनाए रखा जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का ये हमला हुआ है उसके बाद अगर तशद्दुद भड़कता है तो उससे और ज़्यादा नुकसान रियासत को हो सकता है, उससे और ज़्यादा नुकसान रियासत के आम लोगों को हो सकता है। तो फ़िलहाल लग रहा है कि जो यहाँ के सियासतदान हैं फ़िलहाल अभी तक किसी हद तक वो दानिशमंदी का ही सबूत दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से अपने हाई कमिश्नर को बुला लिया है। दिल्ली पाकिस्तान के खिलाफ सिफारती कार्रवाई पर मशवरे के लिए दिल्ली बुलाया है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अपने नाज़रीन तक पहुंचा दें। अजय बिसारिया है पाकिस्तान में हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर। अजय बिसारिया से कल वजारत खारजा में सलाह मशवरा होगा और उसके बाद अगला कदम हिंदुस्तान उठाएगा। आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पुलवामा हमले का रिएक्शन है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया है, दिल्ली वापस बुलाया है। पाकिस्तान के खिलाफ सिफारती कार्रवाई पर मशवरे के लिए हाई कमिश्नर को बुलाया गया है। अजय बिसारिया पाकिस्तान में हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर हैं। अजय बिसारिया से कल वजारत खारजा में सलाह मशवरा होगा और उसके बाद आगे का कदम उठाया जाएगा। मनोज, इस खबर पर आपका रिएक्शन? हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से अपने हाई कमिश्नर को वापस बुलाया है। जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। इस तरह के जो इकदाम है वो ज़रूरी हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा जैसे ही ये हमला हुआ तो उसके बाद जैश ए मोहम्मद तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की। तो उस वक्त से ही ऐसा लग रहा था कि अब जो है पाकिस्तान के साथ इस मामले को उठाया जाएगा। और जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने ये साफ कह दिया कि जो जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है जो कि पाकिस्तान में है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और आज ये जो कदम है डेफिनेटली इस सब बिल्कुल मनोज, क्या इस कदम को इससे जोड़कर देखा जाए कि हिंदुस्तान सख्त जवाब देने के मूड में है? जी बिल्कुल। देखिए हुरैरा, जहाँ वो इंटरनल सिक्योरिटी की बात हम करते हैं, जहाँ इंटरनल सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी, जहाँ नई स्ट्रैटेजी बनाने की बात की जाएगी, जिसमें मीटिंगें वगैरह हो रही हैं, वहीं ये ज़रूर है कि सफारती सतह पर एक्सटर्नल जो डायमेंशन है इसका, उस पर भी जो भारत सरकार है वो कोशिश करेगी ज़रूर पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कि इस तरह के हमले ना हों, इस तरह की जो कार्रवाइयाँ जम्मू कश्मीर में हो रही हैं उनको कहीं ना कहीं उन पर रोक लगाई जाए। और जिस तरह की इन्फिल्ट्रेशन होती है या जो कैंप्स, तरबेती कैंप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, उनको बंद कर दिया जाए। तो डेफिनेटली इसको एक ये कहा जा सकता है कि भारत सरकार लगातार अलग अलग फ्रंट्स पर इस तरह के हालात को रोकने के लिए, इस तरह के वाक़यात को रोकने की कोशिश कर रही है। जहाँ जैसे मैंने कहा, जहाँ इंटरनली सिक्योरिटी फोर्सेज स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, वहीं दूसरी तरफ जो सफारती सतह पर पाकिस्तान को घेरने की भी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल समीर, आपके पास आना चाहूंगा कि कल पुलवामा हमले के बाद से आज सुबह से अगर देखा जाए, कई बड़ी अहम मीटिंग ताबड़तोड़ बुलाई गई हैं, कई बड़ी हैपनिंग्स हो चुकी हैं। पहले हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को अपने यहां बुलाया और उनसे बातचीत की है, और अब जो बड़ी खबर समीर आ रही कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से अपने हाई कमिश्नर को दिल्ली तलब कर लिया है। क्या यह सीधा सीधा इशारा है कि एक बड़ा जवाब हिंदुस्तान पाकिस्तान को देना चाह रहा है?
देखिए, जाहिर तौर पर अगर हम पॉलिटिकली देखें तो इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोदी गवर्नमेंट के पास है कि बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं। तकरीबन 2 महीने के बाद जो चुनाव होने वाले हैं, तो जाहिर तौर पर है अभी तो सियासत नहीं हो रही है, आगे चल के इस पर बड़ी सियासत होगी क्योंकि एक बड़ा मुद्दा अपोजिशन को मिल सकता है। तो इसीलिए जो मोदी गवर्नमेंट है वो एक फर्म स्टैंड लेना चाहती है, एक दिखाना चाहती है कि वो टेररिज्म के प्रति या टेररिज्म के खिलाफ उसका जीरो टॉलरेंस है। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर लगातार बोलते हैं या बीजेपी बोलती है, तो ये जो आज हुआ है, अभी जो खबर आप ब्रेक हम कर रहे हैं कि सफारती जो रिलेशनशिप है उसको ब्रेक हो रही है वहाँ पे जो है पाकिस्तान के साथ। मुझे लगता है कि जो यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं कि इससे भी और ज्यादा कड़े कदम हिंदुस्तान की तरफ से आगे लिए जा सकते हैं, क्योंकि जो इसमें आपने देखा जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, तो उड़ी में जब हमला हुआ था कि उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, वो दिखाना चाहते थे जो गवर्नमेंट की हम टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है हमारी और हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्योंकि अब चुनाव होने वाले हैं, इसको एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस बना सकती है, अपोजिशन पार्टीज बना सकते हैं। तो एक ये आज हुआ है, मुझे लगता है आगे चल के कुछ और भी चीजें हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है। हो सकता है कि कुछ लिमिटेड ऑप्शंस के साथ वो फिर एक बार सर्जिकल स्ट्राइक्स की भी बात कर सकता है या उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकता है। आपने देखा जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था तो उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जो है आर्मी को बॉर्डर पे भेजा था और ऐसा लग रहा था कि एक जंग की स्थिति या जंग का माहौल बन सकता है। लेकिन क्या मोदी गवर्नमेंट उसको दोहराएगी, क्या ऐसे ऑप्शंस को भी तलाशा जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपने सही कहा, जो कल से मीटिंगों का दौर दिल्ली से लेकर जम्मू से लेकर फिर श्रीनगर तक चलता रहा है और लगातार प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर और यहाँ जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के जो टॉप ऑफिशियल्स वो बैठे हैं कल से और इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं इस पॉसिबिलिटी को कि क्या हो सकता है, किस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। तो कुल मिला के हमें ये देखना पड़ेगा कि क्योंकि अभी मोदी गवर्नमेंट को आगे लोगों के पास जाना है, तो कुछ ना कुछ वो कर सकती है, कुछ ना कुछ वो ऐसा चीजें कर सकती हैं जिससे कि एक जवाब मिले पाकिस्तान को। और सबसे यहाँ पे मैं जोड़ दूं कि इस तरह से अमेरिका और बाकी जो सुपर पावर्स हैं उन्होंने हिंदुस्तान का साथ दिया, तो उससे भी हिंदुस्तान के हौसले बहुत बुलंद हो गए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ अल्टरनेटिव्स वो तलाश रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, लेकिन वो क्या होंगे उस ऑप्शंस पे अभी क्या वो आगे चल के गवर्नमेंट आगे चल के चलेगी वो तो कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक फर्म डिसीजन और एक फर्म, क्योंकि लोगों की मांग जहां जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों की मांग जो है वो यही है कि अब बहुत हो गया, अब कुछ ना कुछ उनको करना पड़ेगा। बिल्कुल मनोज, समीर की बात को ही आगे बढ़ाएंगे। मनोज, जब इस तरह के हमले होते हैं तो पूरे मुल्क से आवाज उठती है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, लेकिन कश्मीर से आवाज उठती है, कश्मीर के खासतौर से जो सियासी पार्टियां जम्मू कश्मीर की, उनकी तरफ से आवाज उठती है कि बातचीत से मसले का हल हो सकता है। लेकिन जिस तरह के अब हालात हैं, जितना बड़ा ये दहशतगर्दाना हमला किया गया है, क्या मनोज आपकी नजर में बातचीत का रास्ता अभी भी खुला है? देखिए अबू हुरैरा, अभी जिस तरह से आपने कहा कि मुल्क में आवाज़ें उठ रही हैं, लोग ये चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जज्बात हैं लोगों के, और जज्बात जो सरकार जब जो अभी कहीं पर भी होती है, चाहे वो मरकज़ी सरकार हो या रियासती सरकार हो, तो उनके पास उनको वो सब फीडबैक लेते हैं और वो जो मशवरा करते हैं, वो जो फैसला करते हैं, वो देश हित में ही होता है, वो मुल्क के मफाद में होता है। जज्बात में लेके वो कोई फैसला नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह से गमो गुस्सा पाया जा रहा है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस हमले के खिलाफ, उससे एक प्रेशर ज़रूर सरकार पे आ जाता है। सरकार के ऊपर ये लाजिम बन जाता है कि कुछ ऐसे इक़दाम किए जाएं ताकि लोगों का गुस्सा जो है वो भी ठंडा हो और साथ ही इस तरह के जो हमले हैं उनको रोका जा सके। और जहाँ तक आपने कहा कि यहाँ की सियासी पार्टियाँ जब बोलती हैं बातचीत के बारे में, तो मुझे फ़िलहाल ऐसा तो नहीं लगता है जिस तरह से ये हमला हुआ है, फ़िलहाल ऐसा नहीं लगता है कि फ़िलहाल बातचीत कोई ऑप्शन है। हाँ, अगर हालात सुधर जाते हैं, हालात में बेहतरी आती है, तो उसके बाद डेफिनेटली बातचीत दूसरा ऑप्शन है। बातचीत जो रास्ता दिखा है होनी चाहिए, रास्ता पाकिस्तान एम्बेसी की ओर जाता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान मनोज कुछ देर के लिए आपको रोकना चाहेंगे। दिल्ली से शंकर हमारे साथ जुड़ गए, जहाँ पर पुलवामा हमले के बाद बड़ा एहतजाज किया जा रहा है जंतर मंतर पर। जो ये प्रदर्शनकारी हैं, इनको वहां पे पहुंचने से पहले ही रोकने की कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
तो शंकर हमारे साथ जुड़े थे और इस वक्त जो सीधी तस्वीरें आ रही हैं हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से जवानों की लाशों को खिराज अक़ीदत पेश करने के बाद अब उनके आबाई मकाम भेजा जा रहा है। मुल्क में एक गम गुस्से की लहर दौड़ गई है और आज क्योंकि जुमे का दिन था, मुल्क की तमाम बड़ी मसाजिद में मुल्क की हिफाजत के लिए दुआएं की गई हैं, शहीद जवानों के लिए दुआएं की गई हैं। शहीद जवानों के साथ आज पूरा मुल्क एक साथ खड़ा है गम की इस घड़ी में। मनोज, आपके पास आना चाहेंगे कि मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह कश्मीर में हैं इस बड़े हमले के बाद। खुद गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कल कहा था कि सिक्योरिटी में बहुत बड़ी चूक हुई है। क्या सिक्योरिटी की असरे नौ एक बार फिर इस पर गौर व फिक्र किया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल अबू हुरैरा, जिस तरह से ये हमला हुआ है, हमने पहले भी कहा कि जिस तरह से ये हमला हुआ है तो उसके बाद डेफिनेटली जो इंट्रोस्पेक्शन है वो करना पड़ेगा कि आखिर अगर चूक हुई तो कहाँ पर हुई, क्यों हुई, उन सब वजूहात का पता लगाया जाएगा। वही आज मीटिंग जो चल रही है, इस वक्त राजनाथ सिंह जो मीटिंग कर रहे हैं उसमें इन बातों पर पूरा तबादुल ख्याल किया जा रहा है कि अगर ये हमला हुआ है क्या इस हमले को रोका जा सकता था, अगर रोका जा सकता था तो फिर क्यों नहीं रुका, अगर इस तरह का हमला हुआ है आइंदा ऐसे हमले ना हो, आइंदा इस तरह का नुकसान ना उठाना पड़े, उसके लिए एक किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगी, उस पर ज़रूर गौर खोज करना पड़ेगा। और वही गौर खोज हो रहा है। जैसे मैंने हुरैरा पहले भी कहा कि NIA की टीम आई, FSL की टीम आई, तो डेफिनेटली वो जो वहाँ पर जो जहाँ पर यह हमला हुआ था उस स्पॉट पर उन्होंने सारी जो चीज़ें हैं उनको जांचा परखा है, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट दे देंगे और जो सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी कि इस तरह के हमले को रोकने के लिए आखिर आगे किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगी। यही वजह है कि आज जितने भी यहाँ के सिक्योरिटी फोर्स के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो भी उस मीटिंग में शरीक हैं, वो भी अपना फीडबैक दे रहे हैं, जिसके बाद एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी जिसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ताकि इस तरह के हमले आइंदा ना हो। जी बिल्कुल मनोज, एक चीज और बहुत मुख्तसर में हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी कोई सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं है, सदराज चल रहा है। क्या एक सरकार का होना और दूसरी तरफ सदराज का होना, क्या सिक्योरिटी की जो पॉलिसी होती है क्या उसमें किसी तरह की कुछ तब्दीलियां आती हैं अगर सरकार ना हो तो? देखिए हुरैरा, अगर अवामी सरकार होती है तो उसमें बहुत सारे कंपल्शंस होते हैं, क्योंकि जो अगर कोई मिनिस्टर है, कैबिनेट में जितने भी लोग होंगे तो उनको आखिर लोगों के पास जाना पड़ता है, तो इसलिए वो कंसर्न्स को जो लोगों का उनका कंसर्न है, जो उनका पॉलिटिकल जो मोटो होता है उसके साथ वो ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब जिस तरह से आज सदर राज है, इसमें ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो एडवाइज़र्स हैं या बाकी ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो फीडबैक देते हैं। लिहाजा ये हम ज़रूर मान सकते हैं कि जो जमहूरी सरकार है उसमें फ़ैसले लेना शायद उतना आसान नहीं होता जितना कि आज यहाँ फैसले लेना आसान होगा। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ के, उनके साथ जो एडवाइज़र्स हैं, उनके साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो बड़े अफसरान हैं, आला अफसरान हैं, वो फीडबैक देंगे। उसके बाद अगर वो कोई सख्त लाहे अमल भी अपनाना चाहें तो वो अपना सकते हैं, क्योंकि उन्हें उस तरह का जो खदशा है, उन्हें उस तरह का वो प्रेशर नहीं है जो कि अवामी सरकार के नुमाइंदों को होता है। तो इसलिए हम ये मान के चल सकते हैं कि जब ये मीटिंग ख़त्म होगी तो उसके बाद एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी जिसमें जो कानून है उसको नाफिज करने के लिए शायद कुछ ऐसे इकदाम किए जाएं ताकि ये जो पुलवामा वाला जो हमला हुआ था, लतपोरा वाला, इस तरह के हमले थे उनको काबू में किया जाए। बिल्कुल समीर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे भी है कि इस तरह के हमले होते हैं और जब हमला होता है तो उस वक्त काफ़ी हंगामा होता है, लेकिन धीरे धीरे उन हमलों को हम भुला देते हैं और शायद यही वजह है कि इन हमलों से सबक नहीं लिया जाता है और शायद यही वजह है कि बार बार पठानकोट, उड़ी और पुलवामा जैसे हमले होते हैं। क्या वाकई में अब सबक लेना चाहिए इन हमलों से? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और हमला जो ये अगर आपने सबक की बात की है तो एक बहुत बड़ा लेसन दिया है। 2008 में जब मुंबई का अटैक हुआ था उसके बाद पूरे इंडिया में ये सबसे बड़ा अटैक है जो और बड़ा अटैक के साथ साथ बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी है। दोनों चीज़ें हैं, एक तो बहुत सारे हमारे जवान शहीद हुए हैं और दूसरा जो है बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर है। ये किस तरह से ये वाक़या हुआ है, किस तरह से ये चीज़ें हुई हैं, ये अपने आप में एक बहुत सवालिया निशान छोड़ के गई हैं और इसका जो इम्पैक्ट है बहुत लगातार बहुत टाइम तक चलता रहेगा और इसके ज़ख्म जो है लगातार चलते रहेंगे। लेकिन
एक सबक ये भी है कि हमें अपने जो सिक्योरिटी ढांचा है, इंटेलिजेंस का ढांचा है, और सारे चीज़ों को बदलना पड़ेगा, उसको चुस्त और दुरुस्त करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने देखा कि हम बात तो करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारी गवर्नमेंट है वो कहती है कि हमने पूरा डील दिया हुआ है सिक्योरिटी एजेंसीज को, लेकिन जब तक इंटेलिजेंस ग्रिड नहीं मजबूत होगा, आपने देखा जो फॉरेन में जो बहुत सारी जो जहाँ टेररिज्म का मसला है, मिलिटेंसी का मसला है, वहाँ पे जो बिल्कुल समीर, आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त। कल के हमले से सिक्योरिटी लैब्स को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले में जो चूक हुई है, इस ताल्लुक से कुछ खबरें मिली हैं। जराये से मिली खबर के मुताबिक काकपुरा लिल्हार लिंक रोड से हाईवे पर मिलिटेंट की गाड़ी पहुंची और इस काफिले के बाईं तरफ चलते चलते धमाका खेज मादे से लदी अपनी गाड़ी को टक्कर मार दी। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि बिना चेकिंग के ये गाड़ी हाईवे तक आखिर कैसे पहुंच गई। बताया जा रहा है कि पिछले 15 दिनों में यह दूसरी बार था जब मिलिट्री पर मुश्तमिल 78 गाड़ियों का यह काफिला जा रहा था। इस बारे में हम मजीद जानकारी भी लेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर बिना चेकिंग के इस काफिले तक यह गाड़ी कैसे पहुंच गई। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर आनंद, कल से जब से यह हमला हुआ है, बार बार सवाल यही उठ रहा है कि मिलिटेंट की, दहशतगर्द की यह गाड़ी काफिले तक कैसे पहुंच गई। देखिए, जिस तरह से यह गाड़ी वहां पे पहुंची, हालांकि एक गाड़ी थी साइड करके रखा गया और ये आतंकी जो है वो कच्चे रास्ते से होते हुए नेशनल हाईवे तक पहुंचे थे और वहां आने के बाद गाड़ी एक जगह साइड की गई और गाड़ी उसके बाद ये बैक करना स्टार्ट किए। तो ये जो पूरा काफिला जो था, 78 गाड़ियों का काफिला था, उसमें से कई गाड़ियां आगे निकल गई और 5वीं बस, जो 5वें नंबर की बस थी, उसमें आके ये टक्कर हुआ। यानी कि 4 बस निकल गया और उसके बाद 5वां बस जो था उस पर टक्कर हुआ और उसके बाद ये धमाका हुआ। एक तरह से ये पहले से एकदम इसका जो कैलकुलेशन था इन आतंकियों का, वो एकदम पक्का था कि मुझे अटैक बीच वाले पोर्शन में करना है। क्यों? क्योंकि बीच वाले पोर्शन में करने के बाद आगे भी उसका असर होगा और उसके पीछे भी असर होगा। चाहते तो वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन वो इसकी प्लानिंग, उसकी जो स्ट्रेटेजी थी बहुत गंभीर थी। और इस मामले में जो किस तरह से बाकायदा चूक हुई, किस तरह से लापरवाही हुई, किस तरह से यहाँ पर वो आतंकी अपनी गाड़ी वहाँ लगाने में कामयाब हुआ, इन तमाम मामलों की जो एक रिपोर्ट है वो सीआरपीएफ खुद अपना इंटरनल तौर पे बना रही है। इसके साथ ही जो कश्मीर में जो खुफिया विभाग के तमाम अधिकारी हैं वो अपने आंतरिक तौर पे इस मामले की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन सीआरपीएफ अपनी जो रिपोर्ट तैयार करेगी, उन तमाम रिपोर्ट्स को कई जो उसके कुछ पार्ट्स हैं बाकायदा वो गृह मंत्रालय में वो शेयर भी किया गया है। राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री है बाकायदा उनको बताया भी गया है और पूरे सिचुएशन का एक डिटेल रिपोर्ट उनको सौंपा गया है। और उसके बाद गृह मंत्री ने इस मामले की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को बाकायदा आज की मीटिंग में दिया। तो जिस तरह से यहाँ पर आतंकी वहाँ प्रवेश करते हैं, जिस तरह से अटैक किया गया, शंकर, लेकिन शंकर आनंद, हम जब कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर अपने आप में ही बहुत सेंसिटिव है, बहुत सिक्योरिटी यहाँ पर रहती है और खास तौर पर पुलवामा के जिस हाईवे पर, जिस रोड पर यह धमाका हुआ है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत सिक्योरिटी वहां पर रहती है। और कश्मीर के बारे में आप मुझसे अच्छा जानते होंगे कि जगह जगह नाके होते हैं जहां पर जगह जगह चेकिंग होती है। एक गाड़ी में इतना ज्यादा आईडी रखकर और सिक्योरिटी के इस बड़े जोन में पहुंचना कई सवाल खड़े करता है। शंकर आनंद, देखिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ी चूक जो मानी जा रही है, हालांकि वो चूक सीआरपीएफ के जवानों के आधार पे नहीं कही जा रही है, लेकिन जो चूक है वो एक बड़ा जो एक लंबा जो कन्वॉय जो इसका था, एक पूरा जो काफिला था, इस काफिले की जानकारी उन आतंकियों को मिलना, ये सबसे बड़ी जो एक जानकारी है वो सबसे खतरनाक साबित हुई। क्योंकि आतंकी बड़े स्तर पर वहां पर आरडीएक्स जो है वो जमा किए और एक गाड़ी के अंदर जमा करके, और वो जो जमा करने का जो स्टाइल था वो एक कच्चे रास्ते से चढ़ते हुए वो उस जगह पे आए। उस जगह से पहले से जहाँ गाड़ी प्लांट थी, गाड़ी आके वहाँ पे खड़ा होती है और उसमें जाके वो आरडीएक्स डाला जाता है। उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। तो यहाँ पर किस तरह से वो कच्चे रास्ते होते होते, किस तरह से जंगल के रास्ते से होते हुए वो आतंकी वहां तक पहुंचते हैं, ये एक थोड़ा सा जांच का विषय है। और उसके बाद गाड़ी मनोज, इस हमले के बाद से लगातार इसी बात पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मिलिटेंट की गाड़ी, दहशतगर्द की गाड़ी बगैर किसी चेकिंग के इतना ज्यादा आईडी धमाका खेज जो मादा था उसे अपने गाड़ी में रखकर आखिर हाईवे तक पहुंच कैसे गई, ये इस काफिले तक पहुंच कैसे गई, इस पर बार बार सवाल उठ रहा है मनोज।
जी बिल्कुल, अब हो रहा है ना, सवाल यही है कि आखिर ये गाड़ी हाईवे पे पहुंची सामान्य कैसे तौर पे है। जो जराये से मालूम चला है कि एक लल्हार जो इसके पास में जो रोड है ये वहाँ से आई है, जो जराये से खबर मिली है तो वो बिल्कुल पास है इसके। लेकिन जिस तरह से जब हम कल से ही बता रहे हैं कि अगर ये प्लानिंग हुई है, ये जो अटैक किया गया था ये अचानक अटैक नहीं किया गया, इसके लिए एक बाज़ाब्ता रेकी की गई होगी, ये टाइमिंग का पता चल गया होगा, लगाया गया होगा कि कब कॉन्वॉय आता है, कैसे हमला करना है, गाड़ी कहाँ आएगी, फिर कैसे टकराएगी, ये सब सारा जो प्लान है वो बनाया गया होगा। उसके बाद ही ये हमला किया गया जिसमें इतना बड़ा नुकसान हुआ है। तो सवाल यही पैदा होता है कि आखिर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन तक ये खबर क्यों नहीं पहुंची। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि एक हफ्ता पहले लगभग ये 10 दिन पहले एक अलर्ट जारी किया गया था। ये कहा गया था कि मिलिटेंट जो हैं वो निशाना बना सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, लेकिन शायद वो जो अलर्ट था उस अलर्ट में क्या ये कहा गया कि इस तरह का हमला होगा या नहीं होगा। अगर वो इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी तो उसके बाद ज़्यादा चौकसी बरतने की ज़रूरत थी, लेकिन अब जब कि ये हमला हो चुका है तो डेफिनेटली इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए उनका जो कामकाज है उस पर कहीं ना कहीं सवाल या निशान लग रहा है। कहीं ना कहीं ये पूछा जा रहा है कि आखिर ये चूक हुई तो हुई कैसे। जी हो रहा है। और बिल्कुल इस वक्त खबर मिल रही है, आपको बता दें कि पुलवामा हमले की जांच भी शुरू हो गई है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर लेथपुरा के मकाम पर हमले की जगह का मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के ओहदेदारों ने मुआयना किया है। एनआईए की खुसूसी टीम ने भी जाए वारदात का दौरा किया है। एनआईए की खुसूसी टीम ने इस वाकये की पूरी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एनआईए टीम ने पुलिस और सीआरआईएफ के अलावा फौज की खुसूसी टीमों के हमरा जाए वारदात का दौरा किया और जांच शुरू कर दी है। इससे कबल गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार ने दीगर पुलिस अफसरान के हमरा लेथपुरा का दौरा किया। सीआरपीएफ के डीजी और आईजी ने भी खुदकुश हमले की जगह का मुआयना किया है। हमले के बाद शाहरा पर ट्रैफिक को तो बहाल किया गया है, मगर हमले की असल जगह के तकरीबन 500 मीटर हिस्से को पुलिस और फोर्सेज ने सील कर दिया है। यहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि जांच एजेंसियां लगातार इस पूरे इलाके का मुआयना कर रही हैं। एनआईए की टीम मौके वारदात पर मौजूद है। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम भी दिल्ली से पहुंच गई है, जो हालात का जायजा ले रही है कि आखिर ये इतना बड़ा हमला किस तरह से किया गया। समीर, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि लगातार सवाल कौमी शाहरा पर लेथपोरा के मुकाम पर गुज़श्ता रोज पेश आए ये मिलिटेंट हमला अपनी नौयत का वादी कश्मीर का पहला ऐसा मिलिटेंट हमला है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जहां इस हमले से के बाद पूरी वैली में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है, वही इस वाक़ा को एनआईए की जांच शुरू की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एनआईए की जांच कब तक इसमें अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करेगी और इसमें मुलव्वस कसूरवारों को सजा मिलेगी। लाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू, लेथपोरा। बिल्कुल, मैं समीर आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो सवाल मनोज ने उठाया है, शंकर आनंद, आपसे उस पर हम बात करना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में इंटेलिजेंस का फेल्योर सबसे ज्यादा नजर आता है। लेकिन बड़ा सवाल शंकर आनंद ये उठता है कि हमारे मुल्क का सबसे ज्यादा जो बजट है वो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के सेक्टर पर खर्च किया जाता है, यानी अभी भी कहीं ना कहीं हमारा इंटेलिजेंस बहुत पीछे है। निश्चित तौर पर देखिए, अगर खुफिया एजेंसियों की अगर बात करें और दूसरे देशों से अगर तुलना करें, इजराइल का देखा जाए तो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है वो बहुत शानदार मानी जाती है। इसकी वजह क्या है कि अगर एक टेररिस्ट अटैक वहां पे अगर होता है तो उससे संबंधित जितने आतंकियों की फहरिस्त तैयार होती है और वो आतंकी जिन जिन देश में अगर दूसरे देशों में भी अगर छुपे हुए हैं तो वहां पर जाकर इसका बदला लिया जाता है और बाकायदा वहां पर जाके उसको वो अंजाम तक पहुंचाया जाता है। और तो ये एक जज्बा होता है जिस तरह से इजराइल में वहां की खुफिया एजेंसियों का, भारत में भी जरूरत है कुछ ऐसे ही तैयार करने का। जो हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं उसको जरूरत है इस तरह का ऑपरेशन के लिए, और इस तरह का ऑपरेशन करेगी तभी इन आतंकियों के जो हौसले हैं वो पस्त होंगे और जो वो इतने बड़े वारदात को जो अंजाम देते हैं तो उनके अंदर में एक डर और खौफ पैदा हो सकता है। तो इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं वो करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर जिस तरह से बाकायदा अगर खुफिया इनपुट्स की बात करें तो हालांकि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स जरूर एक
काफ़ी देखने को मिल रहा है। उस डॉक्यूमेंट में आईबी का डॉक्यूमेंट है जिसमें कि इस बात की जानकारी दी गई कि 8 फरवरी का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बताया गया कि ऐसा अटैक हो सकता है। तो अब यहाँ पे इस बात पर जिक्र उठता है, क्या वो 8 फरवरी को जो अलर्ट किया गया आईबी के द्वारा वो आजकल में वो जनरेट किया गया या पहले से एक्चुअल में दिया गया? अगर पहले दिया गया तो इस मामले पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर एक्चुअल में ये जानकारी दी गई थी, जो वास्तविक तौर पे ये जानकारी आईबी के द्वारा दी गई, तो आखिर चूक कहाँ हुई है? क्या इस मामले पर आप ओवर कॉन्फिडेंट थे? क्यों? क्योंकि एक साथ में आप तकरीबन 2500 से ज़्यादा जवान एक साथ चल रहे हैं, उस बस में सारे के सारे जवान हैं, 78 गाड़ियाँ एक साथ चल रही है, तो क्या ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस था? तो इन तमाम मामलों का पोस्टमार्टम जरूर होगा, लेकिन अभी फिलहाल कोशिश की जा रही है कि जवानों का जो मनोबल है वो ऊंचा रहे, और मनोबल के साथ साथ में एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। तो इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। यहाँ पर जिस तरह से अगर चूक वाली बात होती है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर चूक कहां पर हुई है और क्या एनआईए की जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा, ये देखना बहुत अहम होगा।